आई है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रवासी भाई बहनों के बारे में। हम बात कर रहे हैं देश के बारे में, क्योंकि हमारे अपने लोग, देश के नागरिक, हमारे अपने अपने समझते हैं ना। हमने अपनों को पराया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने देखा है कि किस प्रकार की राजनीति करी गई है और हमें आवश्यकता है कि हम इससे आगे बढ़ें। मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से राजनीति का खेल जो खेला जा रहा है, उसकी वजह से हमारे जो प्रवासी हैं उनके साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सवाल करते हुए देखे सत्ता पक्ष को। कैसी विडंबना है कि सवाल कर रही है सत्ता पक्ष। जी हाँ, सवाल कर रही है सत्ता पक्ष विपक्ष से, जबकि यह अधिकार होता है विपक्ष का सत्ता पक्ष से सवाल करने का, ताकि चीजों को ठीक प्रकार से किया जा सके। वैश्विक महामारी का समय हो तो सब कोई मिलकर इससे लड़ सके, यही समय है। तो साथियों, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से आज तक अपने बढ़ते कदम किस मजबूती से बढ़ाता हुआ आगे चलता जा रहा है। प्रेरणा स्रोत न केवल महिलाओं के लिए परंतु पुरुषों के लिए भी। और मैं बात कर रही हूँ अलका लांबा जी के बारे में, जो पूर्व विधायक चांदनी चौक दिल्ली से हैं। कांग्रेस की प्रखर वक्ता, कांग्रेस की प्रखर नेता अलका लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुजाता जी कि आपने इतने दमदार तरीके से मेरा परिचय करवाया है। आपके एक एक शब्द के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। आज धस्माना जी को अपनी छात्र राजनीति के दिन याद आ गए होंगे, क्योंकि इनकी भी शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है और प्रखर वक्ता है, लोगों के साथ खड़े दिखते हैं जब कोई समस्या होती है। मैं बार बार कहती हूँ कि कांग्रेसी मुझे सड़कों पे नजर नहीं आते, परंतु कांग्रेस में एक चेहरा ऐसा है उत्तराखंड में, वो नाम है सूर्यकांत धस्माना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ हमारे एक्सपर्ट आकिफ काजमी जी से, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्हें इनकी पहचान जो है ऐसी है कि हर पत्रकार इनके बारे में जानता है। बहुत लंबा सफर रहा है पत्रकारिता में, बैलेंस्ड व्यू रहता है इनका। इसलिए आप लोग मुझे ये ना कहें कि मैं एक तरफा होके बोल रही हूँ, इसका आरोप आप मुझ पर लगाते रहते हैं। इसलिए आज आकिफ काजमी जी हमारे साथ हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी टूट जाती है, परंतु देशवासियों के साथ कनेक्टिविटी तो नहीं टूटने वाली। और आप सभी का मुलाकात में करवा चुकी हूँ आज के अपने गेस्ट से। और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं
प्रवासियों के मुद्दों को लेकर मैं प्रवासियों के बारे में चिंतित हूँ, जैसे आप चिंतित हैं, देश का हर व्यक्ति चिंतित है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग अवश्य बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी बातों को जरूर लिखिएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ सवाल हम अगर ले सकते हैं तो उन्हें अवश्य लेंगे। मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि किस प्रकार से प्रवासी भाई बहनों का के साथ आज जो हम होते हुए देख रहे हैं, उन्हें सड़कों पे चलते हुए देख रहे हैं, पैर के छाले उनके देख रहे हैं, उनके दिल के घाव शायद दिख नहीं रहे हैं पर हम महसूस कर सक रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस वैश्विक महामारी के वक्त में चीजें इस प्रकार से अपना रुख बदल गई? क्या वैश्विक महामारी के समय में भारत सरकार ने ठीक निर्णय लिए? लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 के बीच में ये भी कहा गया था कि 15 मई तक संक्रमण का साइकिल ऐसा टूटेगा कि कोविड का एक भी केस नहीं रह जाएगा। अलका लांबा जी से मेरा पहला सवाल है। अलका जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने जो कदम उठाए थे वे काफी थे, वे ठीक थे? देखिए सुजाता जी, मुझे लगता है कि मैं दिल्ली से हूँ, इसलिए दिल्ली को उदाहरण बना के कह सकती हूँ कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। शायद वो छुपाए जाने के पीछे सरकारों की अपनी नाकामी और निकम्मापन है, जो आंकड़ों के साथ हेर फेर किया जा रहा है और अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मामले जितने भी हैं वो 170 के करीब जो है वो मौतें कोविड-19 से दिल्ली में हुई हैं। लेकिन जब हम शमशान घाट जो है, पंजाबी बाग हमारे यहाँ है या निगमबोध घाट है या हमारी जो यहाँ पर कब्रिस्तान है, वहां के जब हमने आंकड़े देखे तो मौतें 700 से ज्यादा है। ये वहां के शमशान घाट के जो रिकॉर्ड है उनसे पता लगा कि ये जो डेड बॉडीज थी वो सीधा अस्पताल से लाई गई और ये बताया गया कि ये कोविड के पेशेंट थे और उनका जो क्रिमिनेशन है या दफन किया जा रहा है तो वो एक तरीके से करना है। तो उस आंकड़ों से देखा जाए तो 700 से अधिक मौतें मात्र भारत की राजधानी दिल्ली, जिसकी आबादी 1 और 1.5 करोड़ के मात्र बीच में है और 2 सरकारें यहाँ पर रूल करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन 1 जब किया गया तो मात्र 21 दिन, मुझे नोटबंदी का समय याद आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मुझे मात्र 50 दिन दे दीजिए, और आज 2016 में नोटबंदी हुआ था, 20 आ गया, 4 साल हो गए। अर्थव्यवस्था कहें, काला धन कहें, आतंकी नक्सली हम लोग हमले कहें, सब कुछ भी बदलाव नहीं आया। वही अब याद आंकड़े आते कि प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे के करीब आकर, और मैं उस समय उत्तराखंड में ही थी, जब 8 बजे प्रधानमंत्री जी को सुना और बोला कि 12 बजे के बाद भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तालाबंदी कर दी जाएगी। मेरे लिए संभव था कि मैं उत्तराखंड से अपने घर दिल्ली पहुंच गई, पर बहुत लोग उस 4 घंटों में जहां थे वहां पर पूरी तरह फंसे रह गए और बहुत से लोगों के लिए अपनी तैयारी नहीं थी और मुझे लग रहा था सरकार की भी तैयारी नहीं है। बस एक घोषणा थी जो टीवी पर आकर 8 बजे नोटबंदी की तरह भी हमें याद आया 8 बजे कर दी गई। और बिल्कुल फिर लगा कि चलिए एक हम सबके ऊपर विपदा आई है, हम सबको सहयोग करना है। सरकार ने 21 दिन मांगे लॉकडाउन 1 में और ये तैयारी करेंगे और हम इस लॉकडाउन 1 के बाद शायद दूसरा नहीं होगा, लेकिन दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और लिख कर रख लीजिए 5 और 6 जून में तैयार रहिएगा, क्योंकि लॉकडाउन कर तो दिया, उसको खोला कैसे जाए इसकी तैयारी सरकार, जिसने पूरी कार्रवाई में देरी की, अनदेखी की और टेस्टिंग में जो देरी की, सबसे बड़ा मैं कहती हूँ वो खामियाजा। और लॉकडाउन बिना तैयारी के किया गया, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो वो गरीब, दलित, मजदूर, सड़कों पर जो है आज सबसे ज्यादा खामियाजा देश में उनको भुगतना पड़ा, जो बेहद दुख की बात है। जी, जो आपने कहा कि आंकड़ों के बारे में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। मैं धस्माना जी से जानना चाहती हूँ कि धस्माना जी, जो ये आंकड़ों की बात हो रही है, क्या ये आपको उत्तराखंड में भी लग रहा है कि आंकड़े जो हैं वो गलत आंकड़े हैं? क्योंकि देखिए, जो 3 लोग कोविड-19 से मारे गए, पूरे देश में ये कहा जा रहा है अब कि जो क्रॉनिक डिजीजेस से मारे जा रहे हैं उनको एक अलग लिस्ट में रखा जाए, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 में जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनको खतरा ज्यादा है।
अब आप मुझे ये समझाइए कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रही है सरकार, और प्रवासियों के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सुजाता जी, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं पूरे देश और दुनिया के तमाम लोगों को चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कल ईद है और मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में नहीं, बहुत सदियों से जब से ईद मनाई जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि रमजान शरीफ का महीना जिन हालातों में बीता है, ऐसे हालात कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, पीढ़ियों से नहीं देखे होंगे। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक महीने की इबादतों के बाद, एक महीने की प्रार्थनाओं के बाद, एक महीने की तपस्या के बाद जो ईद मिली है, उस ईद की खुशी में हम सब लोग आपस में मिल करके देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और सबसे ये आग्रह करते हैं कि कल दुआ करें, क्योंकि रमजान शरीफ एक ऐसा महीना है जिसमें ये कहा गया है, ये हदीस भी है कि रोजेदार जो होता है, रोजेदार अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और जब वो रोजा रखने के बाद प्यासी जुबान से, सुर्ख आंखों से, भूखे पेट जब वो रोजा खोलता है, तो उस समय जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ को कबूल करना, ऐसा खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो उसकी जिम्मेदारी होती है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि जब रोजेदार रोजा खोलेगा तो उसकी दुआ उस समय की हुई मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं कबूल फरमाऊं। तो कल सारे रोजेदार जिन्होंने एक महीने की तपस्या करी है, इंसानियत के ऊपर इतनी बड़ी आफत मैं समझता हूँ हमारे जीवन में तो कभी आई नहीं, सबसे पहले। और ये ऐसी आफत है कि पूरी दुनिया में इसने ना बाउंड्रीज देखी है, न इसने मजहब देखा है, न इसने जाति देखी है, न इसने रंग देखा है। ऐसा ऐसा आफत पूरी दुनिया को इसने एक कर दिया। पूरी दुनिया में एक ऐसी एकता हो गई कोरोना से कि इंसानियत खतरे में पड़ गई। तो कल दुआ करें ईद के समय, ईद की नमाज जब अदा करें कि इंसानियत महफूज रहे और इंसान महफूज रहे और हम लोग इसी तरह ईद मनाते रहे। मैं सबको, पूरे देशवासियों को और दुनिया के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। काजमी साहब को स्पेशल हमारे साथ आज जुड़े हैं और देखिए कल ईद है और वो हमारे साथ आज डिबेट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इस समय तो लोग एतकाफ में चले जाते हैं, तपस्या ध्यान में रहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते रहते हैं, लेकिन वो ये उनकी दुआ ही है कि वो हमारे साथ बैठ करके इसे इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। अब जी, तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अलका जी से आपने जोड़ा आज, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलका जी का हम फैन रहे हैं, इनको मैं लाइव में कई बार सुनता रहता हूँ। अलका आपको मैं, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हमारी पार्टी मुझे की भी नेता अच्छा भी लगा जी। सुजाता तो जी का धन्यवाद कि आपसे मुलाकात करवाई और आज हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे। सुजाता का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपसे जोड़ा। और मैं इस बात की शुरुआत ऐसे करता हूँ कि देखिए, बेशक वो थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन हमेशा याद रखा जाएगा कि ये दुनिया की इतनी बड़ी आफत के समय जिस प्रकार से हमको उसको डील करना चाहिए था, हमने लगभग 1.25 महीने तो बर्बाद कर दिए। जब पहली बार हिंदुस्तान में केस रिपोर्ट हुआ, तब से लेकर के 22 मार्च का कर्फ्यू, अगर आप उसका पीरियड देखेंगे तो करीब 1.25 महीने का समय हमने बर्बाद किया, जिन 1.25 महीनों में हम देश के अंदर कैसे इस आफत से मुकाबला करेंगे, हमारे हेल्थ सिस्टम्स पूरे देश में कैसे हैं, हमारे देश की, क्योंकि सरकारें ऐसी है कि केंद्र की सरकार है और राज्यों की सरकार है, अलग अलग पार्टीज की सरकार है, उसमें एक नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनना चाहिए था, जिसमें कोई पार्टी नहीं, सब ऑल पार्टी, सबको मिला करके, राष्ट्रीय सरकार जो हमारी दिल्ली की सरकार थी, वो सबको मिला करके साथ में कॉन्फिडेंस में लेकर के, क्योंकि इससे सबको मिलकर के लड़ना है और लड़ना था, तो उस सबको साथ मिलाकर के एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी अपने कॉन्फिडेंस में लेते और तैयारियों के बारे में बातचीत करते। वो सारी जो ये पीरियड था, वो पीरियड तो नमस्ते ट्रंप में निकल गया, और मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिराई जाए, उनके विधायकों को कैसे कब्जे में रखा जाए, इसमें 1.25 महीने हमने बर्बाद कर दिए और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार के पास
हिंदुस्तान के अंदर जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपनी तैयारी जो केंद्र की सरकार की पार्टी की सरकारें हैं उनसे ज्यादा बेहतर करी। आपका उत्तराखंड ही उदाहरण है, उत्तराखंड से ही आप ले लीजिए। अभी 8 दिन पहले हमारी जो गिनती थी वो 50 से नीचे थी, और आज हम 305 पार हो गए हैं। अभी पूरा ऑरेंज, अभी जो लेटेस्ट मेरे पास अभी सरकार का वो आया है नोटिफिकेशन, उसमें पूरा उत्तराखंड, हमारे 13 जनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे जो ग्रीन जोन में थे, और आज पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन में आ गया है। कल तक मेरे ख्याल से 3-4 डिस्ट्रिक्ट होंगे जो रेड जोन में वापस आ जाएंगे, देहरादून समेत। तो ये जो हमने समय का दुरुपयोग किया, जिसका हम सदुपयोग कर सकते थे, कई सरकारों ने जो ये 60 दिन का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4 तक, उसका जो इस्तेमाल कर सकते थे वो इस्तेमाल नहीं किया। और आज जो स्थिति है पूरे देश में, चाहे वो इन्फेक्शन की हो, चाहे स्प्रेड की हो, और चाहे उससे ठीक होने वालों की हो। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ठीक हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक इसकी बनी नहीं है। तो क्या स्थिति उन लोगों की है, क्या वो दोबारा से उनका इन्फेक्शन जो है वो सरफेस नहीं कर जाएगा? ये बहुत सारी बातें हैं जो टेक्निकलिटीज में है, लेकिन मैं समझता हूं जो बात आपने सवाल किया कि आंकड़ों के साथ खेल किया जा रहा है। आप दिल्ली तो देश की राजधानी है, अलका जी उसको बहुत बारीकी से देखती है, और मैं फॉलो करता रहता हूँ अलका जी को। उनके सारे जितने ट्वीट्स भी आते हैं, जितने आप लाइव में रहती हैं, मैं बहुत बारीकी से इसलिए फॉलो करता हूँ कि आप उसमें रिसर्च करके आप बातचीत करती हैं। तो आंकड़ों का खेल दिल्ली से लेकर के और देहरादून तक, मैं समझता हूँ कहीं भी जो ट्रांसपेरेंसी है। अब देखिए, मौत हो गई महिला की, उसको बोला कि शी वॉज कोरोना पॉजिटिव बट शी डिडंट डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। वो ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। और दूसरी एक डेथ में बोला कि साहब वो कोरोना पॉजिटिव तो था, लेकिन उसका हार्ट फेलियर हो गया, उसका हार्ट। अरे भैया, जब मरेगा आदमी तो हार्ट तो बंद हो गया ही, जब हार्ट चलता रहेगा तो मरेगा कैसे आदमी? तो इस तरह की बातें करके आप आंकड़े छुपा सकते हैं, लेकिन जो इसकी भयानकता है, जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप जिसको हम कह रहे थे, देखिए कहा गया, भाषण तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ट्रंप भी पीछे है, पुतिन भी पीछे है, कोई देश दुनिया में उनसे आगे भाषण में हो ही नहीं सकता। ये कहा गया कि 18 दिन में महाभारत जीता गया, हम 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे। आज 62वां दिन है। 62वें, जब से आपने, दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन 62 दिन जब से आपने संज्ञान लिया इसका, जब से आपने ऑफिशियली कॉग्निजेंस लिया, तब से 62 दिन हो गए। और आप आज कहाँ पे खड़े हैं? जिस दिन शुरुआत करी थी तब कहाँ थे? आज आप कहाँ पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्यों के स्तर पे भी? मैं समझता हूं कि बहुत ही लापरवाही बरती गई, बहुत ज्यादा। इसको अब थाली बजाओ ताली बजाओ, लोगों ने डर के मारे बजाई। देखिए, पड़ोस में जो आपका आरएसएस और बीजेपी का आदमी रह रहा था, जब मैं कमेंट कर रहा था कि थाली बजाने से क्या होगा, तो वो मेरे उसमें लिख रहे थे कि हम देखेंगे कि आप बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। तो कई लोगों ने तो इस शर्म के मारे बजा ली कि यार पड़ोसी देख रहा है, कहेंगे कोरोना से लड़ाई में साथ नहीं है। मैंने भी ताली मैंने ताली इसलिए बजाई, मेरे घर में डॉक्टर भी है जो दून हॉस्पिटल में कोविड में, जो देहरादून का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मेरा भतीजा, तो जानती है, डॉक्टर साहब का बेटा जो है वो दून हॉस्पिटल जाता है। तो हमने कहा चलिए उसके लिए ताली बजा लेते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है। लेकिन देश के लोगों ने, कोई सहमत रहा हो या न रहा हो, इन पूरे देश में अधिकांश लोगों ने सहमत न होते हुए भी ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया। और उत्तराखंड के लोग तो अब आरती भी गाने लगे, हनुमान जी का नाम। अभी आरती के बारे में स्पेशली बात करेंगे। अच्छा, बात करेंगे उसमें। तो उत्तराखंड में आरती भी हो रही है, अब मंदिर बनाने की बात भी हो गई है। लेकिन आंकड़ों का जो अलका जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत उस बात से कि आंकड़ों के साथ इस तरह से किया जा रहा है जैसे कोई ये इलेक्शन हो रहा हो, जैसे कोई हमको अपना ताकत दिखानी हो। अरे भाई, देश को बताओ कितने लोग इन्फेक्टेड हैं,
कितने लोग इससे मर रहे हैं, कितने लोगों को हम बचा पा रहे हैं, कितने हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। आपकी जो किट्स आई थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, न कोई चैनल कर रहा है। आप इतना चाइना से युद्ध करने की बात कर रहे हैं, सारा टेस्टिंग किट आपने चाइना से मंगा लिया, और वो भी नकली मंगा लिया। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नकली वेंटिलेटर जो है उनका उद्घाटन करके आ गए गुजरात में। ये अगर देश में हो रहा है तो मैं समझता हूँ कितनी सीरियसनेस है इस बारे में। इसके बारे में हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये मौका है। इसमें लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारा काम है, हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस समय लापरवाही हो रही है लोगों की जान के साथ। प्रवासियों का मुद्दा आपने अभी जो मुख्य आज का हमारा विषय है, अभी प्रवासियों पर स्पेसिफिक, लेकिन आंकड़े की बात आपने करी है, मैं निश्चित तौर पे अलका जी की इस बात से सहमत हूं कि आंकड़े जैसे पेश किए जा रहे हैं वैसे है नहीं। स्थिति अगर सामने आ जाएगी तो बहुत भयानक स्थिति है। मेरे पास अभी एक उत्तराखंड के प्रीमियर जो मेडिकल कॉलेज है उनके बड़े अधिकारी का फोन आया था। वो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा आपने नोटिफिकेशन पढ़ा जो लेटेस्ट आया है, ये क्या कर रही है सरकार, कैसी क्या पॉलिसी है इसकी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बेचारे मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो भी जागरूक व्यक्ति है, जो कोरोना के सारे इफेक्ट्स को समझ रहा है, वो चिंतित हो रहा है कि देश में ये हो क्या रहा है। बिल्कुल जी काजमी जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस प्रकार से आंकड़े दिख रहे हैं, मुझे ये आंकड़े सही नहीं दिख रहे, क्योंकि जब प्रवासी अपने घर को लौट रहे हैं तो ऐसा कैसे हो गया कि जो बीमारी प्लेन से आई थी, एरोप्लेन से, विदेशों से आई थी, ये गरीब मजदूर भाई बहनों तक पहुंच गई है। क्या आपको आंकड़े सही लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं तो क्यों? सुजाता, देखिए ऐसा है कि जैसे अलका ने और अभी सूर्यकांत साहब ने भी बताया कि बहुत डिले हुआ, जनवरी से लेकर इसकी तरफ ध्यान देने का सरकार ने बहुत डिले किया, क्योंकि वो अपने कामों में बिजी थे, अपने पॉलिटिक्स में बिजी थे, है ना। अहमदाबाद में कार्यक्रम हो रहा था, फिर उनका प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश चल रहा था। तो जो डिले हुआ उससे बाहर से जहाजों से आया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वायरस आया है ये दूसरे मुल्कों से इंडिया में आया, चाइना से या साउथ ईस्ट एशिया से आया। लेकिन जब उसकी रोकथाम की कोई बात ही नहीं है हमारे पास, ना हमारी कोई तैयारी है, और दूसरा एक और है कि हमने बिना सोचे समझे अनप्लान ढंग से लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन 1 से 2 तो 3 तो 4 पे आ गए अब हम, और उसके बाद अब हमने जो बेचारे लाखों लाखों गरीब मजदूर भूखमरी से का शिकार होके अपने घरों की तरफ पैदल ही चल पड़े, तो अब हम जल्दबाजी में उनके लिए कभी बसें अरेंज कर रहे हैं, उस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी हम ट्रेन्स अरेंज कर रहे हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स आ रही हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं कि जो ट्रेन्स आ रही हैं अब हर राज्य में, क्योंकि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, अब सबसे बड़ा ठीकरा फोड़ा जा रहा है प्रवासियों पे, जो कि पहले जमातियों पे फोड़ा था कि साहब जमातियों ने फैला दिया, अब प्रवासियों ने फैला दिया। अब चक्कर ये है कि अगर आप देखें प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी, जो ट्रेन्स आ रही हैं जो उन्हें लेकर क्वारंटाइन सेंटर्स में जा रही हैं, जिसकी थोड़ी बहुत पहचान है वो वैसे ही निकल जा रहा है बिना टेस्ट के। क्वारंटाइन सेंटर्स की बुरी हालत है। हमारे यहाँ रायपुर में कल बेंगलोर से एक ट्रेन आई थी, मेरे एक जानकार हैं बेचारे, वो थे, वो भूखे वहां बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि भाई मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा भाई मैं खाना लेने कैसे जाऊं, वहां पे तो ऐसी मारामारी पड़ी हुई है खाना लेने के लिए भी, कि मतलब क्या होगा वहां पे। फिर उन्हें आज उठा के किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया, प्रेम नगर से आगे कहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी टीवी चैनल देख रहा था कि ट्रेनें जो अपने जगह पहुंचने से पहले ही लोग उतर रहे हैं, ताकि हम टेस्ट से बच पाए, टेस्ट ना हो। टेस्ट क्यों ना हो? क्योंकि उन्हें ज्यादा पता है कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत क्या है ना। हमारे पास इंतजाम ही नहीं है। देखिए जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है वहां पे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, देखिए केरला देख लीजिए, केरला में 70% है। जी हाँ,
जी हाँ, हेल्थ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, 70% वहां पे रिकवरी रेट है। और आपको शायद ना पता हो, पंजाब बेस्ट है, पंजाब में 90% रिकवरी रेट है। और देखिए, आपको प्रैग्मेटिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैंने नहीं सुना किसी और चीफ मिनिस्टर ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा हो या उत्तराखंड में, लेकिन अमरिंदर सिंह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कोई भी ट्रेन, हवाई जहाज, पैदल, सड़क से आएगा, उसका टेस्ट होगा पहले, बहुत अच्छा, और वो क्वारंटाइन होगा, तब जाएगा वो अपने घर। लेकिन हमारे यहाँ तो देख रहा हूँ कि सैकड़ों लोग सड़कों से भी आ रहे हैं, ट्रेनें भी आ रही हैं, हर तरह से आ रहे हैं लोग, और उनमें से आधे घर भी जा रहे हैं, कुछ होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की कितनी बुरी हालत है, आप देख ही रही हैं, खाने को नहीं है वहां पे, इंतजामात बिल्कुल नहीं है, तो वो फैलेगा ही। अच्छा, और एक और बात बता दूं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग हैं वो बिल्कुल गरीब लोग हैं। जी जी जी, बिल्कुल, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है जी। और अब हम उन पे ठीकरा फोड़ेंगे कि साहब इन्होंने कोरोना फैला दिया। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। और यहीं पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वैश्विक महामारी है, हमारा फोकस होना चाहिए कोविड-19, ना कि राजनीति। हमारा फोकस होना चाहिए हमारे प्रवासी भाई बहन, क्योंकि इनका अधिकार है कि ये किसी भी राज्य में जाके काम करें। और आज जब लॉकडाउन है तो इन्हें इनके घर तक पहुंचना आवश्यक है। क्या आपको नहीं लगता अलका जी कि ये दोनों मुद्दे जो फोकस होना चाहिए था, वैश्विक महामारी में सारी पार्टियां इकट्ठी होती, देश का एक एक व्यक्ति इकट्ठा होता। और मैं आपको बताऊं, मैं हर रोज बैठती थी अपने फेसबुक लाइव पे, लोगों को समझाती थी कि नहीं, जो भी सरकार निर्देश दे रही है उसका अनुपालन करिए, क्योंकि मैं अपने सरकार का मान करती हूँ। पर मेरी सरकार ही मेरा मान नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं? जिस प्रकार की गंदी राजनीति करी गई उत्तर प्रदेश में, ये गवाह है कि कहीं पर भी इस वक्त लोग एकजुट नहीं कर रही सरकार यानी कि सत्ता पक्ष, इन्हें इन दोनों मुद्दों से क्या कोई लेना देना लग रहा है कि है? अलका जी, आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये तो कहूंगी कि इस समय जो संवेदनशीलता और गंभीरता दिखनी चाहिए थी गरीब मजदूर जो हमारे सड़कों पर है, उनके प्रति सरकार ने आंखें मूंद ली है। बड़ा भद्दा सा मजाक हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने अमेरिका से ट्वीट किया कि एक हमारी बेटी अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर मीलों चल रही है, उसका ट्वीट किया, जिसको इन्होंने अपनी एक शाबाशी के तौर पर लिया, जबकि वो हमारी व्यवस्था को बेनकाब कर रहे थे। और वहीं पर कहा गया कि हम इस बेटी को नई साइकिल देकर ओलंपिक के गेम्स में भेजना चाहते हैं। मैं माफी चाहूंगी, बहुत से विकलांग हमारे मजदूर भाई और बहन विकलांग मीलों चल रहे हैं, 100 किलोमीटर चल रहे हैं। कल को आप ये भद्दा मजाक उनसे मत करिएगा कि हम पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्हें भेजने के लिए जो है वो विचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं किस तरीके से अपनी नाकामियों को, इस भद्दे मजाक को छुपाया जा रहा है। मैं एक और बात कहूंगी, आपने ठीक कहा, मौतें 3 वजह से हो रही है भारत के अंदर। पहली, कोविड-19 का, जो कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, इलाज नहीं समय पर मिल रहा है, या वेंटिलेटर्स के नाम पर आपने देखा, इलाज के नाम पर 10 दिन के अंदर वेंटिलेटर बनाने का काम, 10 दिन के अंदर गुजरात में। और वही पीएम केयर फंड से पता लगा कि 5000 वेंटिलेटर के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया गया, और उसमें 10 दिन के अंदर वेंटिलेटर बनाने का काम किसे दिया गया? उन्हीं को दिया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को 10 लाख रुपए का सूट भेंट किया था। ये 10 दिन के अंदर जो है वेंटिलेटर बनाने का काम उन्हें दिया गया। और वही के अस्पतालों ने बताया कि जो मामले अहमदाबाद में खासतौर से कहूंगी बढ़ रहे हैं, उसमें अगर इन वेंटिलेटर पे आप सोचेंगे रखकर बचाया जा सकता है, तो ये नहीं संभव है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी, जब इस बात को बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग को छुपाया जा सकता था, जो भयानक तस्वीर हमारे सामने आ रही है, अहमदाबाद के कमिश्नर विजय जो है मिस्टर विजय नायर, उसको छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने लगातार, जो कमिश्नर अहमदाबाद के रहे, उन्होंने चेतावनी देते रहे कि ये मामले जो है वो दुगने हो रहे हैं, अगर इस तरह से ना रोका गया तो बहुत हाथ से चीजें निकल जाएंगी। और उन्हीं को आप यकीन नहीं मानेंगे, अहमदाबाद के कमिश्नर को ही कहा गया सरकार द्वारा कि हमें लगता है आपको कोरोना वायरस के टेस्ट की जरूरत है और आप टेस्ट कराइए, आप क्वारंटाइन हो जाइए। उन्हें कमिश्नर से छुट्टी देकर उनके घर क्वारंटाइन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि वो अपनी जो सच्चाई है वो ना रख सके। और थोड़े दिन के बाद उनका टेस्ट भी हुआ, जिसमें
हम सबके लिए एक अच्छी खबर रही कि वो कोविड-19 नेगेटिव पाए गए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये कठिन समय हम अपनी ड्यूटी पे वापस आकर अपनी जिम्मेदारी को आगे ले जाना चाहते हैं और पता लगा उनको कमिश्नर पद से छुट्टी कर दी गई और उन्हें कहीं और दूसरा विभाग भी दिया गया। तो मैं ये कहूंगी कि जो मौतें हैं वो कोविड-19 से नंबर 1, नंबर 2 सड़क पे हादसों से। आपने देखा उत्तर प्रदेश के औरैया में किस तरीके से बस हादसे में और औरंगाबाद महाराष्ट्र में ट्रेन के नीचे आकर, और इस तरह के हादसों में अगर देखेंगे तो अभी तक 200-250 हमारे गरीब मजदूर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरी मौत जो हो रही है वो भूख से, क्योंकि बेरोजगारी है, दिहाड़ी मजदूर है, रेडी पटरी वाले, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात है। भूखमरी के कगार पे आकर अगर संस्थाएं, मैं कहूंगी जो हमारी कहूंगी धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, बहुत लोग, आजमी प्रेम जी कहें या बहुत लोग हमारी पॉलिटिकल कहें, हमारी युवा कांग्रेस की रसोई के नाम से पहले दिन, मार्च के पहले दिन से आज तक मैं तारीफ करती हूँ युवा कांग्रेस की, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे पहले दिन से वो लोगों में खाना बांटने का, पानी बांटने का, उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो अपना कार्यालय पूरा जो है वो गरीब मजदूरों के ठहरने के लिए दे दिया गया कि जब तक आपकी जाने की व्यवस्था नहीं होती है, आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, आप अपने घरों से निकल चुके हैं, 100 किलोमीटर चल कर आ रहे हैं, तो वो हमारे प्रदेश कार्यालय तक में भी रोक रहे हैं। मास्क बनाने का काम हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता लगातार कर रही है। हमने देखा देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को मात्र एक मास्क सुई से बनाते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी की प्रथम महिला जो हमारी है राष्ट्रपति जी धर्मपति, उनको भी हमने मास्क बनाते हुए देखा, हमने भाजपा के प्रवक्ताओं को देखा, पर वो एक दिन का इवेंट था। लेकिन आप हमारी महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस को देखेंगे कि लगातार रोजाना लाखों में वो खुद मास्क बना के फ्री में लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी जो राहुल जी ने ध्यान दिया, उन्होंने बात की, राहुल गांधी जी ने बात की, हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी जी से बात की, उन्होंने बात की अपना काफी अर्थशास्त्रियों से, डॉक्टर मनमोहन सबसे बात की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों जी से, और एक ही बात निकली कि किसी तरह भी जो मनरेगा में गांव में गरीब है, जो शहरों में बेरोजगार है, उन सब के खातों में अगले 2-3 महीने, जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ 2-3 महीनों के लिए, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनकी रेडी पटरियां छूट गई, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके अभी मालूम है लॉकडाउन को 2 महीने हो गए और 1 महीना और होगा, 3 महीने उनके पास कोई रोजी रोटी कमाई साधन है, उनके खातों में, जनधन खातों में आप 7,500, क्योंकि ये कैलकुलेट किया गया था कि 4 लोगों का परिवार हो, 1 महीना पूरा चलाने के लिए कितने पैसे मिनिमम कम से कम आपको चाहिए, वो 7,500 का अर्थशास्त्र विशेषज्ञों का जो है उस कैलकुलेशन था। उसको अगर आप दे दें तो ये जो भगदड़ मची है वो नहीं मचती, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एकदम से आकर कहा कि लॉकडाउन कर दिया गया, जो जहां है वहां ठहरे, घरों से मत निकले, लेकिन आपके कहने से क्या हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूर वहां नहीं जा पा रहा है, मकान मालिक किराया मांग रहा है, आप बेशक कह दिया किराया नहीं मांगेंगे, पर वो मांग रहा है, अगर वो नहीं भी मांगेगा ठीक है किराया नहीं देंगे, रोटी तो चाहिए उसे, उसके घर तक पैसा कब पहुंचेगा। आपने जो पैसे देने की शुरुआत की मात्र 500 रुपया, वो भी लॉकडाउन के 1 महीने के बाद, तब तक वो मजदूर सड़कों पर अपने घरों के लिए निकल चुका था। तो मुझे ये है कि राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के तहत 7,500 मात्र अगले 2-3 महीनों की डालने की बात की थी, अगर वो अभी भी कर दिया जाए तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जो 14 करोड़ परिवार हैं जो मनरेगा में बेरोजगारी, गरीबी रेखा से नीचे है, जनधन खातों में है, मैं आपको कहती हूँ उन्हें हम भुखमरी से, बेरोजगारी से, इन सब से बचा सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री खुद बताते हैं कि शायद कोविड से भारत में इतनी मौतें ना हो जितनी भुखमरी से जो है वो मौत होने का हमें डर है। और हमारी अर्थव्यवस्था का तो खुद आरबीआई के अभी के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि हमारी जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई है, और जो हम लोगों ने लघु कुटीर उद्योगों को, देश की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, वो मदद नहीं है, वो राहत नहीं है, वो कर्ज है, वो कर्ज है। आप कहते हैं कि जो हमारे कुटीर लघु छोटे उद्योग हैं वो जाएं और 3 लाख करोड़ का कर्ज लें, कर्ज लेकर अपने उद्योग को शुरू करें। वो कहते हैं हम कर्ज लेंगे, ये मदद नहीं है, कर्ज लेंगे, उस कर्ज को हमें चुकाना है, और वो कर्ज अगर लेंगे तो फैक्ट्री जिसमें लगाएंगे वहां से मजदूर अब जा चुका है, वहां कोई काम करने वाला बचा नहीं है, सब इधर से उधर है या सड़कों पर। तो ये जो घोषणाएं हैं मुझे लगता है जमीनी धरातल से बहुत दूर लंबे प्लानिंग के लिए है कि 5 साल बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, निर्मला सीतारमण जी ने कहा 20 लाख करोड़ में अधिक तक पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगाया जाएगा, अगले 5 सालों में लगाया जाएगा। आपदा में है हम लोग,
लोग भूखे मर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर है। अभी तुरंत मदद होनी चाहिए थी, उस तुरंत मदद के नाम पर ना ट्रेनों में सुविधाएं दी गई जब दी जानी चाहिए थी। अभी देर आए पर कितने दुरुस्त आए इस समय पता आएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं उनके लिए होनी चाहिए कि मुफ्त ट्रेनों की, रहने खाने पीने की, अस्पतालों की, उन्हें क्वारंटाइन करने की, उनकी टेस्टिंग करने की, जो आज भी मैं कह रही हूँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। जिस तेजी से हमारी आबादी और हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत कठिन दौर से अभी हमारे सामने आने वाला है। और मैं ये कहूंगी विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हमारी पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसजे हो, हम सब लोग विपक्ष में, मुट्ठी फिर विपक्ष है, पर वो मुट्ठी हम जितनी मदद कर पा रहे हैं अपनी सीमाओं में, अपने दायरों में हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही विपक्ष की एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे कम से कम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी कि जो फोकस है प्रवासियों पर, पहले जमातियों को इस तरह से करा गया कि लोग उनको शक की निगाह से देखने लग गए, नफरत की निगाह से। अब जो है प्रवासियों के साथ ये हो रहा है। प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया, क्या वो इस तरह की राजनीति से ऊपर नहीं उठना चाहिए था? क्यों लगता है आपको कि यूपी सरकार ने इस प्रकार का कृत्य किया? मैं तो जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्यों किया उन्होंने? देखिए, आप अगर केंद्र की जो संघ भाजपा की सरकार है जिसके एजेंडे क्या रहे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो ये शायद हम अपने आप को धोखा में रख रहे हैं। हमेशा जब जब अपनी नाकामियों से ध्यान हटाना होता है तो वो इस तरह के मुद्दे उछालते हैं। और दुख की बात है कि इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी, जब ये दिल्ली में आज 15,000 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है, दिल्ली कर्मोते 7,000, कितनी सी दिल्ली है, दो सरकारें राज करती हैं, उन्होंने भी जब शुरू में आंकड़े दिए तो उन्होंने आंकड़े इस हिसाब से दिए कि दिल्ली के इतने हैं, विदेश से आए हुए इतने हैं, तबलीगी जमात के मुस्लिम इतने हैं। तो उन्होंने आंकड़े जब ये देने शुरू किए कि बंटवारा आंकड़ों का, आप ये नहीं बता रहे कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, उन कितने टेस्ट में कितने पॉजिटिव पाए गए, कितनों का इलाज हो रहा है, कितने वेंटिलेटर, कितनी मौतें, उस पे नहीं, पूरा मुद्दा तबलीगी जमात के ऊपर मीडिया को एक एजेंडा देकर ध्यान अपनी नाकामी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में आपको तैयारी करनी थी और आप उस तैयारी को करने में नाकामयाब हो रहे थे। आपको पता था लॉकडाउन 1 21 दिन का समय मांगा था, लॉकडाउन 1 21 दिन गए प्रधानमंत्री जी के, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 आ गया 31 मई आने वाला है, वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन आपका ध्यान हटाने के लिए, और आप देखेंगे ट्विटर हैंडल पे कभी भी आप जाइए, आपको ऐसे मुद्दे दिखेंगे जैसे अभी मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से जो राम मंदिर की जो है खुदाई का काम चल रहा है, वहां पर पहले था राम और रहीम को लड़वाया गया मुद्दों से भटकाने के लिए, और आज जो है वो लड़ाई राम रहीम से हटी तो राम और गौतम बुद्धा के बीच की लड़ाई को बना के ट्रेंड कराया जा रहा है। ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं अखंड भारत, मैंने ट्रेंड देखती हूँ ट्विटर पे जो चलते हैं कि कोविड-19 महामारी से, भुखमरी से, गिरती अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से लड़ना है, उस पे बहस करिए, उसके ट्रेंड करिए, उस पे हमें सुझाव देने हैं, रास्ते खोलने, लेकिन नहीं, अखंड भारत का निर्माण कैसे हो? वो अखंड भारत में आप पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, और वहां की जो आबादी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो तो उन्हें अखंड भारत में चाहिए। ये हिंदुस्तान के अंदर का जो हमारे लोग हैं उनको लगा था, दिल्ली के दंगे हुए फरवरी में, चुनाव के तुरंत बाद हम सबके सामने दिल्ली के दंगों में, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी सुबह के अखबारों में खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय की 2 छात्राएं जो अपना एक पिंजरा तोड़, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और पिंजरा तोड़ मुझे तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगता है कि हर पाबंदी कोख से लेकर आगे तक बढ़ने पर महिलाओं पर ही होती है, तो महिलाओं के लिए पिंजरा तोड़ है। उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने, छात्राओं ने जो CAA हमारा जो नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ उसमें हिस्सा लिया था, डबली बजाई थी, क्रांतिकारी गीत गाए थे, लोकतंत्र है, उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है, उन सभी छात्रों को अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ पूरी तरह से ध्यान अपनी नाकामियों से, गिरती अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी, भुखमरी से हटाने के लिए रोज आना सोशल मीडिया पर, मीडिया का सहारा लेकर एक अलग एजेंडा चलाया जा रहा है, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस देश के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं देश के युवाओं से लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़कर उन्हें दोबारा खींच के देश के असल मुद्दों पर लाने के प्रयास करती रहती हूँ।
धस्माना जी, मैं इसी बात पे आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ये खतरनाक होने के साथ साथ देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो प्रवासी भाई बहन है वे भूखे पेट चल रहे हैं। और मैंने देखा कि फेसबुक पे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इतने किलोमीटर तो ये लोग चल ही नहीं सकते, इसमें भी कोई राजनीति है। आप मुझे बताइए कि योगी सरकार ने जिस प्रकार का कृत्य किया, जब विपक्ष साथ आना चाहता है, सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से लड़ना चाहता है, तो यहाँ पर उनकी मदद लेने के बजाय, उनका साथ लेने के बजाय ऐसा क्यों किया योगी सरकार ने कि प्रवासियों को ऐसे ही सड़कों पे चलने दिया गया या उनके घर जाने से रोक दिया गया और कांग्रेस पार्टी को टारगेट बना दिया गया और गोदी मीडिया जो है हर जगह इस न्यूज को चलाती रही। देखिए सुजाता, इसमें आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है उस पे जाना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री जी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि वो राष्ट्रीय स्तर पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप तैयार करते और ऑल पार्टी एक ग्रुप तैयार करके इससे लड़ाई कैसे करें उसके बारे में सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ते। हम नाकाम होते, हम सफल होते, वो सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी जाती। लेकिन इन फासिस्ट जो ताकतें होती हैं, इनका एक चरित्र होता है और उस चरित्र के, चाहे आप मोदी सरकार, योगी सरकार, येदियुरप्पा सरकार, चौहान सरकार, त्रिवेंद्र सरकार, सारी सरकारों की मोडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो एक जैसी मोडस ऑपरेंडी है। जो मोदी जी करेंगे वही येदियुरप्पा करेंगे, वही योगी करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। वो गोविंदाचार्य ने कहा था कि हमारा चेहरा अलग होता है और मखौटा अलग होता है, तो ये अपने भूमिकाएं बदलते रहते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता। देखिए मैं आपको उदाहरण दूं, कल का आप शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान पढ़िए। अभी वो जमातियों के, अभी उन्होंने जो मध्य प्रदेश में बयान दिया कि ये शुरू में जमातियों की वजह से फैला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक टेलीविजन में लाइव शो में बोला कि द फर्स्ट केस विच वाज रिपोर्टेड इन उत्तराखंड इट वाज जमाती, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि 15 मार्च को देहरादून में जो पहला केस हुआ वो पहला केस पहला 3 केस जो रिपोर्ट हुए वो आईएफएस थे और वो ट्रेनी थे जो विदेश गए थे और विदेश से लौटने के बाद स्पेन से लौटे थे, उनका टेस्ट हुआ। जब उसके बाद 16 तारीख को मैं गया तो मुझे क्वारंटाइन किया गया। तो जैसा भी अलका जी बता रही थी कि अहमदाबाद के कमिश्नर को कर दिया, देखिए कैरेक्टर वही है, वहां कमिश्नर को कर दिया। यहाँ पहले दिन मैं गया, मैंने वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोली तो मुझे क्वारंटाइन कर दिया और सबको 14 दिन किया, मुझे 28 दिन कर दिया। पहले 14 दिन किया। उत्तराखंड का पहला क्वारंटाइन केस है आप। हाँ, वो सौभाग्य है मेरा कि मैं उत्तराखंड का पहला क्वारंटाइन पूरे। तो आप ये समझिए कि इनका कैरेक्टरिस्टिक एक है। वही बात येदियुरप्पा कह रहे हैं, वही बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे पहले इस देश में अलार्म किसने बजाया था? राहुल गांधी ने। 130 करोड़ की जनता में एक व्यक्ति ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और ये कहा कि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता छोड़ दो, उनके मिनिस्टर्स मजाक उड़ाने लगे। और एक ने तो, एक कुपात्रा कहता हूं, मुझे पात्रा नहीं कहता, कुपात्र है वो मैं आपको बता दूं, अभी कल मैंने फेसबुक पे सब जगह देखा कि किसी डिबेट से वो भाग गए, अलका लांबा जी गई। जी देखा आपने? हाँ देखा, मैंने देखा, बड़ा आनंद आया उसमें। तो आप ये लगाइए कि वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अपनी नानी के घर चले जाएं। एक मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मास्क लगा के आ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। इस तरह की बातें अगर प्रधानमंत्री की नीयत साफ होती तो सबसे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके एक डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल लेवल पे ग्रुप बनाते, वही स्टेट्स में फॉलो होता और सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ते। लेकिन इस लड़ाई को भटकाया गया। और ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं उनकी, में जो फासिस्ट लोग होते हैं, इन्होंने पूरे देश में एक जैसा मोडस ऑपरेंडी होगा, इनका एक जैसी बातें होगी। तो योगी जी ने जो किया, अरे भाई 879 बसें थी,
चलिए कुछ टेम्पो रहे होंगे, कुछ जो है वो छोटा हाथी रहा होगा, कोई एम्बुलेंस रही होगी, कोई ऑटो रिक्शा रहा होगा, थी तो सारी सवारी गाड़ियां, गाड़ी तो सारी सवारी वाली थी ना। टेम्पो में बैठ के भी आदमी जा सकता था, एम्बुलेंस में बैठ के भी मजदूर जा सकता था, ऑटो में बैठ के भी, कम से कम वो मरता तो नहीं सड़कों पे। लेकिन इनका चरित्र है, कितना क्रूर चरित्र है, आप ये देखिए। मुझे तो शर्म आती है कि हमारे उत्तराखंड से उनका रिश्ता है। और मैं इस समय नहीं है अजय सिंह बिष्ट के बारे में बताने का। मेरा शिष्य है अरुण तिवारी, उन्होंने महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में उनको चुनाव हरवाया था कोटद्वार में। उसके बाद वो दिल्ली में गए, दिल्ली से फिर वो गोरखपुर चले गए, गोरखपुर से वो किस्मत उनको जो है देश के सबसे बड़े राज्य का वो मुख्यमंत्री है। लेकिन हम गर्व करते थे कि हमारा उत्तराखंड का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, चाहे विचारधारा अलग हो। लेकिन आप चरित्र देखिए कि मजदूर चाहे मर जाए, गर्भवती महिला चाहे उसका प्रसव सड़क पे हो जाए, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के कई 100 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर हो। रोड एक्सीडेंट्स में औरैया से लेकर के और उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर से लेकर के पूरे देश के अंदर इतने ये मजदूर, इनकी जानें चली गई सड़क पर, लेकिन उनको कहीं दया नहीं आई, क्योंकि इनका कैरेक्टर है। इनके यहाँ दया नाम की कोई चीज नहीं है। इनके यहाँ बिल्कुल किसी भी स्तर पे आप देखिए कितना कितना भयानक चेहरा सामने आया। अगर वो 880 ही मान ले, हम उनको 879 ही मान ले, अगर वो बसें अलाउ कर दी जाती तो कितने बड़े पैमाने पर मजदूर जो सड़क पे इस तपती हुई गर्मी में चलने को मजबूर था, वो अपने घरों में आराम से पहुंचता। लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस को ना चला जाए, ये प्रियंका गांधी को ना चला जाए, इसका असर चुनाव पे ना पड़ जाए। ये घटिया सोच इस महामारी के दौर में, मैं समझता हूं कि जो लोग इस महामारी से भी राजनीतिक लाभ और हानि का चिंता कर रहे हो, उनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। उत्तराखंड के बारे में मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो प्रवासी आ रहे हैं, अभी काजमी साहब ने उस बात को छेड़ा था, मैं एक्सपीरियंस हूं, क्योंकि मैं 12 लोगों को, आपको मालूम है, कैमूर बिहार से मैंने उत्तराखंड पहुंचाने में वहां की सरकार से, यहाँ की सरकार से लगातार 1 हफ्ते तक जद्दोजहद करी। तब उनको 41,000 रुपया देकर के बस का सरकार ने नहीं दिया, हमने उसका पेमेंट किया। वो बेचारे बिहार से यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद अगर मैं पानी लेकर के स्वयं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ना पहुंचता, जितने वहां पर लोग आए हुए थे उन 12 लोगों के अलावा, मैंने पूछा पानी मिला कि साहब पानी नहीं मिला, पानी भी नहीं था। तो मैं अपने साथ नाश्ता, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले गया था। जितने लोग हमने बुलाए थे उनके अलावा भी जो लोग वहां थे, उनको सबको हमने पानी वगैरह दिया। इतने हालत खराब है, हमने एक सुझाव दिया था। देखिए, अगर वो सुझाव मान लिया जाता तो उत्तराखंड में आज हालत इतनी खराब नहीं होती। मैंने आपको पहले शो में भी कहा कि हमारे यहाँ कुंभ होता है, और कुंभ में 1 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं, बड़े स्नान में 1 करोड़ लोग। अगर 1 करोड़ में से आधे लोग भी वापस चले जाते होंगे तो 50 लाख लोग केवल कुंभ क्षेत्र में क्या है, हरिद्वार और ऋषिकेश, ये 50 लाख लोगों को रखने की क्षमता अकेले हरिद्वार में है। हमारे यहाँ प्रवासी जो आने वाले हैं उनकी संख्या केवल 2.5 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। उन 2.5 लाख लोगों की व्यवस्था अगर हम देहरादून में, रुड़की में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में कर देते तो जो 65 का आंकड़ा हमारा था, आज वो 306 न होता। आज पूरा उत्तराखंड बचा रहता। और इसमें जो लापरवाही बरती गई, कल जो बच्चे आए हैं, मैंने 2 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन मैसूर से लगवाई। आपको मालूम है हमारे बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे। मैंने 8-10 दिन मेहनत करके 2 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करके उनको वापस बुलवाया। अब वापस जब वो आए तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 5 घंटे वो बिना पानी के, बिना नाश्ते, बहुत बुरी हालत है, मुझे खबर है वहाँ की। जी, और जाने हमको दे नहीं रहे, क्योंकि हम वहां जाकर के अगर पानी देंगे, अगर हम भोजन देंगे तो लोग कहेंगे सरकार क्या कर रही है, तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। पूरे देहरादून के अंदर जो सूखा राशन है, आपको मालूम है, 10,500 लोगों को तो राशन मैं बांट चुका हूँ। हमने रसोई चलाई, हमने इंदिरा अम्मा कैंटीन चलाई, हमने सोनिया किचन चलाई, हमने लोगों को भोजन पहुंचाया। वो सारा का सारा जो आज ग्राउंड में, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर पूरे देहरादून से लेके उत्तराखंड में
अगर कोई फील्ड में काम कर रहा है तो कांग्रेस का वर्कर कर रहा है, जी बिल्कुल, कांग्रेस का कार्यकर्ता जी कर रहा है। जी जी और सरकार को जो करना चाहिए था प्रवासियों के साथ, आज पूरे देश में देखिए, अभी अलका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दो तरह के प्रवासी है, एक तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एक इंटर स्टेट जो हमारे प्रवासी हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए गए हुए हैं। कोई कलकत्ता गया हुआ है, कोई गुजरात गया हुआ है, कोई महाराष्ट्र गया हुआ है। ये पूरे देश में आजादी के बाद से लेके अब तक 72 सालों में मैं समझता हूं इतना बड़ा मूवमेंट लोगों का पहली बार हमने देखा है जीवन में। इतना मूवमेंट कभी नहीं हुआ। हमने पढ़ा था, सुना था 47 में जब देश का बंटवारा हुआ, जी देश का जब बंटवारा हुआ तब मजबूरी थी। आज अगर सरकार पहले ही इन लोगों के खाने का, भोजन का इंतजाम उन जगहों पे कर देती जहां ये काम के लिए गए थे, तो इतना बड़ा मूवमेंट होता ही क्यों? क्यों होता है मूवमेंट? तो जो मैंने आपको कहा कि 1.5 महीना बर्बाद किया गया, वो 1.5 महीना इस तैयारी में लग सकता था और मजदूरों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, अपना उन जगहों पे रहते जहां वो काम कर रहे थे। जी बहुत सारे ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। क्वारंटीन सेंटर में लोगों को भूख से उनको दिक्कत हो रही है, गंदे बाथरूम है। मेरे पास ऐसी वीडियोस आ रखी हैं जिसमें बहुत ही बुरा हाल है। कल मैंने एक वीडियो बनाया भी था ऋषिकेश के पूर्णानंद इंटर कॉलेज का, जो आपने देखा होगा। उसके बाद की वीडियो और भी गंदी है। आजमी जी आप मुझे बताइए, जो मेन फोकस है वो है हमारे प्रवासी, और मैं अपने गरीब भाई बहनों की बात कर रही हूँ। इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही है सरकारें? क्यों सारी पार्टियां एक साथ मिलकर इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकते? आखिर है तो सब नेता ना, लोग जो है उन्हें फॉलो करते हैं। नेता तो तभी बनते हैं जब उनके पीछे लोग होते हैं। तो हम सबको साथ लेकर चलें तो ये समस्या का समाधान इतनी आसानी से निकल जाए। सुजाता, देखिए ऐसा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो ये डिस्पेंसेशन है जिसकी अलका ने भी बात की, संघ परिवार का, तो इनको कोई एनिमी ढूंढना है उन्होंने। तो पहले जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जमाती को विलिफिकेशन किया, मुस्लिम कम्युनिटी का विलिफिकेशन किया। अब जब प्रवासी निकल पड़े तो अब मैं सुनता हूँ कि साहब ये क्यों चले जी, नहीं वहीं बैठे रहना चाहिए था जी, समझे। और आप देख ही रही हैं जो एपैथी है सरकार की, कि उनके लिए कोई इंतजामात नहीं किए, ना ट्रांसपोर्ट के, ना बस के, ना ट्रेन के। आपने अभी जिक्र किया, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा कि यूपी में क्या हुआ 850 बसेस को लेकर। तो क्योंकि वो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, और उनको बहुत आसान है उन्हें विलेन बनाना कि यार ये क्या है, ये तो मैं इतना अनफॉर्चुनेट है, मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे कि ये बच्चे पैदा करते हैं, ये क्यों चल पड़े, वो विदाउट रियलाइजिंग कि उनकी क्या कंडीशन है। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास किराया देने को नहीं है। और तब हमारा जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है वो ऐसे कमेंट्स मार रहा है सोशल मीडिया पे, और खास तौर पे जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन के करीबी लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। गरीबी होना एक श्राप बन गया है, पहले से ही है इंडिया में। और अब तो इसने साफ तौर पे दिखा दिया है कि जो आपका रूलिंग डिस्पेंसेशन है या रूलिंग पार्टी है या सरकारें हैं, वो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करेंगी। तो आपने देख ही लिया कि क्या हो रहा है, सड़कों से लेकर क्वारंटाइन सेंटर तक क्या मिसमैनेजमेंट है। अगर हम 2 महीने 3 महीने में यही तैयारी नहीं कर पाए कि जो लोग आएंगे हम उनकी टेस्टिंग जिनकी करेंगे, उनके कितना इंतजामात करेंगे रुकने का, तो हम क्या कर पाए? हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इस मामले में कंप्लीट फेलियर है। आप इवन टेस्ट करके लोगों को टेस्ट आने से पहले घर भेज रहे हैं, बाद में जब पता चल रहा है कि साहब वो पॉजिटिव है, तब आप उसे ढूंढते फिर रहे हैं कि साहब वो कहाँ गया, किस गांव में गया, फिर आप उसे पकड़ के ला रहे हैं, फिर आप उनकी लिस्ट बना रहे हैं कि साहब वो किन किन से कांटेक्ट में आया। भाई आप अगर पहले ही ये प्रिकॉशंस लें तो ऐसी बात हो ही ना। जो कि अभी सूर्यकांत ने भी कही कि हमारी स्टेट में तकरीबन 61 मरीज थे, उनमें से कोई 38 ठीक भी हो गए थे।
हाँ। अगर आप अब देखेंगे अब 300 चला गया, पिछले 2 दिन में ये आंकड़ा 100 से पार जा रहा है और आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम गरीब आदमियों के साथ ही ये सब हो रहा है। जी मैं आ रही हूँ। अलका जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी। सुजाता जी, मैं एक बात को कहना चाहती हूँ, ये देश पूरा का पूरा हमारा, आपका और हम सबका है ना। लेकिन इस पूरे प्रकरण में दिखाई दिया कि देश को के राज्यों को सीमाओं में बांध दिया गया। ये तेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सोच सही सोच है कि ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, मैं अपने राज्य की सीमा को सील कर रहा हूँ। मैं अपने ही राज्य के जो दूर काम की तलाश में गए थे, रोजगार के लिए गए थे, वो लौटना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं। गाजियाबाद की सीमा पर हमने देखा कि किस तरीके से गरीब मजदूर मीलों चलकर जो सीमा पर पहुंचा था, उसे सीमा पार करने से रोका गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यही हाल हम लोगों ने गुजरात में भी देखा। लेकिन अलका लांबा या कोई दूसरा गुजरात की बात नहीं करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, आप अपने राज्य की बात करिए। अरे पूरा देश हमारा है, इस देश का हर राज्य हमारा, इस देश का मजदूर जो सड़कों पर है वो हमारा। लेकिन बहुत दुख की चिंता की बात है कि जब भी आप सत्ता से प्रश्न करेंगे तो सत्ता तो विपक्ष पे वापस जवाब देने की बजाय विपक्ष से ही प्रश्न सवाल दूसरा खड़ा कर देगी, जवाब नहीं देगी। और उसके साथ मैंने देखा है कि अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई कि सब विपक्षी दल जो है, जिसमें खुशी की बात है 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बंगाल, केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़, आपका पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। 8 मुख्यमंत्री थे और उसमें हमारे 22 क्षेत्रीय दलों के नेता थे। 3 नेता ऐसे थे, 3 दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल पार्टी, जिन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब ये माना जाए कि आप सत्ता के साथ है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो भी जो दल है, खासतौर से मैं बीएसपी की बहन जी मायावती जी की बात करूंगी, आप उनके अगर ट्विटर हैंडल पे जाएंगी, आपको एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर, एक भी सबूत ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां वो लगे कि वो खुद 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। बीएसपी की बहुत महान नेता है, बड़ी नेता है, मजबूत नेता है। उन्होंने पूरे टाइम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश की मोदी सरकार, क्योंकि देश में और यूपी में तो भाजपा की सरकार है ना, लेकिन पूरे टाइम आप देखेंगे बीएसपी की मायावती जी ने, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस का राज। जबकि आप मानते उत्तर प्रदेश में 30 सालों से लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी रहे 1989 में, 30 सालों से 30 साल से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। 4 बार बहन जी मायावती रही, 4 बार के करीब 3 बार मुलायम सिंह जी रहे और 1 बार उनके बेटे अखिलेश जी रहे। 4 बार उनका शासन उन्होंने राज किया। उसके बाद बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री आए, उन्होंने राज किया। तो लेकिन जवाबदेही प्रियंका गांधी के विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, क्या है प्रियंका गांधी। लेकिन बहन मायावती जी जो विपक्ष में है या नहीं है, पर भाजपा की प्रवक्ता बनकर बोलते हुए आजकल आपको दिखेंगी कि वो प्रियंका गांधी जी से बार बार प्रश्न करती है कांग्रेस से, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि वो योगी सरकार से या देश की प्रधानमंत्री जी से पूछें या अपना योगदान कहीं पर भी दिखाएं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग उन्हें फॉलो करते, पर वो अपने ही नेताओं को फॉलो नहीं करती ट्विटर पे। कम से कम उनके जो नेता हैं वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी वीडियो, उनकी फोटो कुछ शेयर करिए, हमें पता लगे कि आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान है। लेकिन नहीं, दुख की बात है कि प्रश्न आप सत्ता से करिए, सत्ता पलटकर आपसे 1 सवाल के बजाय 2 सवाल करेगी। और ऐसे दल हैं जिनका पता नहीं 2 नाव में सवार है, डूबना स्वाभाविक है, जो सत्ता से प्रश्न करते हुए डरते हैं और पलटकर कांग्रेस से ही पूछते हैं कि आपने क्या किया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो सीमाएं बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान की सीमाएं, सरहदें समझ आती हैं, पर अब देश के भीतर ये जो सीमाएं बना रहे हैं, ये तेरा मजदूर, ये मेरा मजदूर है, ये तेरा राज्य, मेरा राज्य, तेरी सीमा, मेरी सीमा, तेरे राज्य में कितने हैं कोविड के मामले, मेरे राज्य में कितने हैं, तुम्हारी सरकार फेल, मेरी पास। ये मुझे लगता है कि भारत सरकार को कम से कम नहीं करना चाहिए। आप भारत की सरकार है, जितना आपका गुजरात है उतना ही आपका बंगाल और महाराष्ट्र के लिए भी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप हमें
कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, हम गुजरात के बारे में बात करें, तो ये अधिकार आप एक भारतीय होने के नाते हमसे नहीं छीन सकते हैं कि हम वहां के जो गरीब मजदूर दलित है, जो सड़कों पर है, जो शोषित है, जो भुखमरी पर है, उसकी आवाज ना बने। तो ये मैं उनसे कहूंगी, आपको निराशा होगी, हम उनकी आवाज बनकर जरूर गूंजेंगे, क्योंकि कांग्रेस 133 साल पुरानी पार्टी है और पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, जहां हमारी सरकारें नहीं भी हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण, हमारा एक भी विधायक नहीं है, हमारा एक भी सांसद नहीं है, हमारी दिल्ली देश में सरकार नहीं है, पर हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी में कहूंगी, या उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, पूरी ईमानदारी से अपने अपने संसाधनों से, तो सरकारी धन नहीं है, जो प्रियंका गांधी जी ने भी बसें मजदूरों को घर पहुंचाने तक की खड़ी की थी, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के अपने खुद के पैसों से खड़ी की गई थी। रोजाना के कम से कहें तो 4 दिन वो बसें खड़ी रही, पत्राचार होता रहा, प्रत्यारोप लगाते रहे, और आज में बहुत दुख हुआ कि जब फैसला हुआ कि सारी बसें 4 दिन खड़ा होने के बाद, करोड़ों रुपया उन्हें पे करने के बाद ट्रेवल एजेंट को, वो बसें खाली जो है बिना मजदूरों के चली गई और राजनीति जीत गई और गरीब मजदूर आज भी सड़कों पर है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने ये विचार मेरे सुने हैं उसका समर्थन करेंगे कि ये देश की लड़ाई है। जैसे हमारे जो है साथी ने अभी कहा है कि ये देश की लड़ाई थी ना, तो देश के जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसीलिए सम्मान किया जाता, वो भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली मेट्रो का एक छोटा सा उदाहरण होता है कि जब उद्घाटन था तो वो शीला दीक्षित जी को बुलाकर बिठाकर साथ लेकर गए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही कहना चाहेंगे, अपना थोड़ा सा सोच, अपना दिल बड़ा कीजिए। ये देश पे आपदा आई है, अगर आप देश के राजनीतिक दल जो बेशक आपके साथ एनडीए का या आपकी सत्ता का हिस्सा नहीं है, अगर उन्हें भी आप साथ लेके बड़ा दिल करके दिखाते और राजनीति ना होती, तो मुझे लगता था बेहतर है, क्योंकि साथ लेने का काम सत्ता का होता है, साथ लेने का काम विपक्ष का नहीं होता। विपक्ष का काम होता है कि इस विपदा की घड़ी में हम जो सहयोग कर सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो करें। राहुल गांधी जी ने, आप देखेंगे इस पूरे लॉकडाउन में 3 बार प्रेस वार्ता की कि जो सुझाव उन्होंने रघुराम राजन जी से या अपना जो है दूसरे अभिजीत बनर्जी, सबसे जो एक्सपर्ट से उनसे बात करके जो सुझाव लिए थे, उन्होंने प्रेस मीडिया के माध्यम, पहले नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर क्षेत्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सुझाव थे, जो मजदूरों का दर्द था, वो केंद्र की सरकार तक पहुंचाया। सुझाव, मदद, सहयोग, सब कुछ पहुंचाया। लेकिन पलटकर मिला क्या? प्रियंका गांधी जी के लिए जिस तरीके से हैशटैग चले, जिस तरीके से कहा प्रियंका गांधी की हार है राजनीति की, हम जीत गए, माफी चाहूंगी, मजदूर कहीं ना कहीं हार रहा है और हमें उसको हारने नहीं देना है। और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा दिल करके देश की सरकार दिखाएगी और सभी को साथ लेकर राजनीति को पीछे छोड़ेंगे। ये तो देश की हार है। धस्माना जी, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आखिरी सवाल जो आप सबसे मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि सत्ता पक्ष क्या कभी विपक्ष पे सवाल करता है? मैंने तो इतने सालों में ये देखा नहीं। अब ये नया ट्रेंड ये क्या है कि सत्ता जो है विपक्ष पे सवाल कर रहा है, और मैं बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी अगर मजदूरों से मिलने जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना हम में से किसी को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास भाड़े का दिमाग नहीं है। देश का हर नेता लोगों को कहता रहा कि तुम्हारा आत्मसम्मान होना चाहिए, और मैं नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, सोनिया गांधी जी तक अगर ये बात कहूं कि बार बार वो कहते रहे कि आप लोगों के अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए, आप लोगों के अंदर शक्ति है, आप लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। परंतु व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखे हुए जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं इस पूरी बात को? अगर राहुल गांधी चाह रहे हैं मजदूरों से बात करने के लिए, उसके बाद उस वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, तो कल हर चैनल पे ये इशू था। इज दिस रियली एन इशू? I mean, is this really an issue? COVID-19 is the issue, isn't it? प्रवासी मजदूर है इशू, इससे क्यों भटक रहे हैं? और ये क्या ट्रेंड है कि सत्ताधारी विपक्ष से पूछ रहा है सवाल, क्या इसलिए कि उनको सत्ता पहली बार मिली है और उनको आदत नहीं है? देखिए सुजाता जी, मैं उसी बात पे वापस आऊंगा कि ये इनका चरित्र है
क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। इन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में, आजादी के बारे में बात करिए ना आप। 4 सवाल कर लीजिए आजादी की लड़ाई के बारे में, देश की आजादी के आंदोलन के बारे में 4 सवाल कर लीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में क्या मतभेद थे, ऐसा लगता है जो आरएसएस का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कार्यकर्ता लिख रहा है, ये बैठा रहा हो वहां पर, ये सुनता रहा हो कि नेहरू जी और सरदार पटेल के बीच में क्या मतभेद थे, गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या मतभेद थे, उसके बारे में। ये आज से नहीं, ये काम पहले से कर रहे हैं। अब क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब एक सोशल मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जो मन में आए वो आप लिख दो। इनका तो बाकायदा नागपुर में बैठ करके तय होता है कि आज कौन सा सवाल समाज में छोड़ना है। इनके यहाँ तो तय होता है कि गणेश जी को दूध पिलाना है, तो पूरे देश से लेकर के न्यूयॉर्क तक गणेश जी को एक ही दिन दूध पिलाएंगे। तो इसलिए इन बातों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये हमेशा आपसे सवाल करेंगे, ये हमेशा विपक्ष से सवाल करेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया, उन्होंने सबसे पहले अलार्म बेल बजाई। उसके बाद रघुराम राजन से अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो क्या वो बीजेपी की सरकारों की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे? दसवाना जी, एक और चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, अपने जितने व्यूअर्स हैं उनकी बेनिफिट के लिए ये कह दूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे अभिजीत बैनर्जी की बात करिए, चाहे रघुराम राजन जी की बात करिए, ये सोचते हैं, ये समझते हैं राहुल गांधी इज केपेबल इनफ टू बी स्पोकन टू टॉक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद। उनसे वार्ता करने का कोई एक लेवल तो है ना। अच्छा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि उन्होंने चाहे अभिजीत बनर्जी साहब से बात की हो, चाहे उन्होंने रघुराम राजन से बात करी हो, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी, बेरोजगारी के बारे में बात करी, कोविड-19 के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हम कैसे उससे पार पाएंगे, इसके बारे में बात करी। मैं समझता हूँ एक भी सेंटेंस, एक भी प्रश्न उन्होंने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर या नेशनल गवर्नमेंट के फेलियर या कैसे सरकार असफल हो रही है उसके बारे में नहीं करा। उन्होंने सीधे सीधे सवाल किए। और मैं समझता हूँ जिस लेवल के लोगों से उन्होंने बातचीत करी, अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने रघुराम राजन को तो फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया कि वो कांग्रेस के शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है। और इसी प्रकार के आरोप उन तमाम लोगों से लगाते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को इन्होंने देश में और दुनिया में पप्पू डिक्लेयर किया, मोदी जी करे ना, जूम में आकर के बात करें ना रघुराम राजन से, मोदी जी अभिजीत बनर्जी से बात करें ना, अलका लांबा से बात करें ना, बिना सूर्यकांत धस्माना से या रवीश कुमार से बात करें ना आकर के। हम चुनौती दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम कह रहे हैं जैसे आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी हर 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में देश के मीडिया के सामने आकर के बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने एक बार देखा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। जिसको बोलने की इतनी बड़ी बीमारी हो कि मन की बात कितने लोग पक गए, हमारे कच्चे आम जो रखे हुए टेलीविजन के सामने वो पक जाते हैं जब वो बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है कि उन्होंने अभिजीत बनर्जी से बात किया, रघुराम राजन से बात किया। और जैसा आपने कहा कि जिन लोगों ने उनसे बात करी, उनको लगा होगा ना कि राहुल गांधी बात करने योग्य हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। तो ये देश के तमाम चैनल्स को भी समझना चाहिए। अब देखिए, चैनल्स की दिक्कत क्या है, हम एंकर को पकड़ लेते हैं कि रुबीना ऐसा कर रही है, अंजना ओम कश्यप ऐसा कर रही हैं। वो बेचारी तनख्वाह लेती हैं साहब, वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, उनकी क्या हैसियत है? वो केवल आपको खूबसूरत चेहरे टेलीविजन में दिखते हैं, असली जो चलाने वाले लोग हैं वो पीछे से चलाते हैं। और पूरे देश के अंदर इस समय जो हालात हैं, जिस तरह से मीडिया के, ये देखिए, आप पूरा इतिहास पढ़िए, आप पीछे जाइए, हिटलर का इतिहास पढ़िए ना, प्रचार तंत्र को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में करके। अब ये बताइए, मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ, मौलाना साद कहाँ है?
कोई चर्चा हो रही है? मौलाना साद कहाँ है? मौलाना साद के बारे में नहीं मालूम कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ लिया उनको? एक दिन पहले तो रात को एनएसए मिलके आए थे उनसे, उनको नहीं मालूम कि मौलाना साद कहाँ थे? ये आजकल तो आप दसवाना जी, आजकल आप दो शब्द उस पर भी कह दीजिए, आरती कर रहे हैं ना सब, उसमें भी आरती में मैं बोलता हूँ। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के व्यूअर्स हैं, और उत्तराखंड के लोग आपको मालूम है देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों में भी हैं, पूरे दुनिया में भी हैं, और उत्तराखंड में तो जो है, प्रवासियों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्रवासी हैं उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, ये हमारे भाई हैं। हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि इनको सुरक्षित लाना चाहिए, लेकिन साथ में सुजाता हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि केवल सबसे पहले ऐप, अलका जी मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च नहीं किया, इट वाज कांग्रेस जिन्होंने, हमने ऐप लॉन्च किया और रजिस्ट्रेशन इनवाइट किए। 25,000 रजिस्ट्रेशन केवल 4 दिन में। मनीष खडूरी जो हमारे पार्लियामेंट के यहाँ पर प्रत्याशी थे पौड़ी से, और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खडूरी साहब के सुपुत्र हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऐप बनवाया, ऐप लॉन्च किया, 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। हम सारे सबकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गए। और मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार को बाकायदा, जब मुख्यमंत्री नहीं मिले तो चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने कहा कि जितने प्रवासी आवे, आप सबसे पहले उनका टेस्ट करने का काम करें, उसके बाद आप उनको भेजें। इन्होंने क्या किया कि हम हर ग्राम प्रधान को 10,000 रुपया दे रहे हैं। कितना बड़ा झूठ बोला सुजाता, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। 10,000 रुपया कहते हैं हमने सारे ग्राम प्रधानों के खाते में डाल दिए। वो that is not workable टिल डेट आज की तारीख तक। इस बात को हम एक नया करेंगे दसवाना जी, एक नया पैसा किसी ग्राम प्रधान को नहीं दिया गया पूरे उत्तराखंड में। बिल्कुल। अब पहाड़ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहां पॉसिबल नहीं है कि किसी को होम क्वारंटीन करने की हैसियत ग्राम प्रधान की हो, नहीं कर सकता वो। पहाड़ में आज जितने लोग आप आए, आपने उनकी टेस्टिंग नहीं करी, आपने उनको क्वारंटीन नहीं किया, आपने दसवाना जी, समय की कमी है इसलिए मैं संक्षिप्त में चाहती थी। काजमी जी आप क्या कहेंगे कि आरती वाली बात, एक मिनट आरती वाली बात मैं कंप्लीट कर दूं। उत्तराखंड में कमाल ये हुआ है देवभूमि में, अलका जी, कि हनुमान जी की आरती में हनुमान जी को निकाल दिया। ये फासिस्ट कैरेक्टर है। जब इनको मौका लगेगा तो ये हनुमान को भी नहीं बख्शेंगे, भगवान राम को भी नहीं बख्शेंगे। हनुमान जी को निकाल के मोदी जी को रख दिया। और कई लोग कहने लगे, कई पत्रकार हमारे लिख रहे हैं फेसबुक में भी और समाचार पत्र में भी, कि क्या मोदी जी इसको पसंद करेंगे? मोदी जी तो सबसे ज्यादा पसंद करेंगे इस बात को। उन्होंने तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, महादेव को हटा करके मोदी कर दिया। तब उनके सभाओं में नारे लगते थे। और मैं तो ये कहूंगा कि ये मोदी जी की सहमति से आरती बनी है, क्योंकि मोदी जी बहुत परेशान थे कि 6 साल हो गए अभी तक उनके नाम की आरती नहीं बनी। अब आरती बन गई। आज विधायक जी ने कह दिया, घोड़ा मार विधायक जो थे, जिन्होंने घोड़े को मार दिया था, उन्होंने कहा कि अभी तो आरती बनाई है, अभी मैं उनका मंदिर भी बनाऊंगा। चलो जी, चलिए मंदिर भी काजमी जी, ये जो सवाल है विपक्ष पे, मतलब विपक्ष अभी तक सवाल करता था सत्ता पे, क्योंकि ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। परंतु जो सरकार सत्ता में है वो सवाल कर रही है विपक्ष पे, राहुल गांधी पे, कि वे क्यों जा रहे हैं लोगों से मिलने। दो काम सरकार को करना चाहिए, खुद कर नहीं रहे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बहुत ही संक्षिप्त में? जी देखिए, इसके बारे में काफी चर्चा कर ली, सूर्यकांत ने भी बताया और इससे पहले अलका लांबा जी ने भी बताया। ये बेसिकली संघ परिवार का फासिस्ट कैरेक्टर है कि आप डेमोक्रेसी को पनपने ना दें। आप देख रही होंगी पिछले 10-12 साल से उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाते हैं, डेली 10-20 पोस्ट चलाते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने निशाना बनाया, जब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 2015 में चुनाव हरवा दिया था, तब उसके पीछे भी लगे। अब तो कुछ और ही दिख रहा है। बेसिकली वो पनपने नहीं देना चाहते। डेमोक्रेसी की पहली शर्त है कि जो ऑपोजिशन है वो सवाल करेगी, है ना।
बिल्कुल पत्रकार सवाल करेंगे। बिल्कुल। तो अब नियम आपने बदल गए। जी, अब आप सारी गेम चेंज कर दिया आपने। अब आप सवाल पूछने लगे हैं अपोजिशन से कि साहब आप क्यों पूछ रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, हाँ और पूरा मीडिया आपकी गोद में है। जी तो ये बड़ा बिल्कुल। डेंजरस ट्रेंड है। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, एब्सोल्युटली। अलका जी, जी आप कुछ कह रही थी इसी विषय पर, आपसे। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सत्ता ने जब सवाल किए, क्योंकि वो विपक्ष का धर्म है, तो हुआ क्या, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर तो एफआईआर हुई, पुलिस ने उनके घर पहुंच के उन्हें डिटेन किया। इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को, जो सिर्फ ये चाहते थे कि वो जो बसें भेजी गई हैं 4 दिन से इंतजार में है, और मजदूर, दलित मजदूर, गरीब सड़कों पर मीलों चल रहा है, उस पर बिठाया जाए, उसको करने की, मदद करने की एवज में उन्हें भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीसरी एफआईआर होती है श्रीमती सोनिया गांधी जी पर, ऑल इंडिया कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे एफआईआर होती है छत्तीसगढ़ में। अब अभी मैं आपसे बात ही कर रही हूँ तो मुझ पे भी एफआईआर हो चुकी है। एक मुझे बताया जा रहा है कि बीएसपी की जो हमारी बहन जी है, उनसे मैंने ये कैसे कह दिया कि आपको सत्ता से सवाल करना चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिनकी भाजपा की यूपी और देश में सरकार है, उनसे प्रश्न करने चाहिए। आप कांग्रेस से प्रश्न कर रहे हैं, जबकि यूपी में 30 सालों से आपने राज किया, उस पे एक एफआईआर है। और कुलदीप सिंह सेंगर, सबको पता है, भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार में पुलिस सरकार ने बचाया, ट्रक एक्सीडेंट हादसे में पुलिस हिरासत में उनके पिता की मौत होती है, और उसके बाद वो दोषी करार दिए जाते हैं, उन्हें 10 साल की सजा होती है, और अभी 3-4 दिन पहले पता लगा उनकी बेल दे दी गई है। आप समझ रहे हैं, बेटी बचाओ के नारे के तहत। और मैंने सिर्फ इस पे सवाल खड़ा किया, और उस पे मुझ पे एफआईआर अभी हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको, मैं भी 1-2 दिन में, क्योंकि हम विपक्ष में, हम विपक्ष के धर्म को निभा रहे हैं। एक सत्ता में जब चुना जाता है, मोदी जी प्रधानमंत्री को, बीजेपी को शासन के लिए चुना, उन्हें बहुमत देकर शासन के लिए, लेकिन हमें विपक्ष में पहरेदारी के लिए चुना है, और हम वो पहरेदारी करेंगे। वो पहरेदारी का मतलब होता है कि अगर देश पे कोई विपदा आती है, हमारी सरहदें, चीन हमें लाख करके दिखा रहा है, नेपाल, पाकिस्तान के सरहदों पे जो हो रहा है, तो ऐसे समय पर विपक्ष की बिल्कुल धर्म बनता है कि हम देश की सत्ता और सरकार के साथ ताकत से खड़े हो। नंबर 1, हम खड़े होंगे। नंबर 2, जब लगता है कि देश की सरकार ने जो चुनाव में वायदे किए थे, नौकरियां देने की, गरीब, अर्थव्यवस्था, बेटी बचाओ, तो जब वो अपने वायदों को भूलती है तो विपक्ष का धर्म है उनके वायदों को याद दिलाओ उन्हें। और अगर वो किसान, दलित, मजदूर विरोधी नीतियां लेकर आती है, जैसे आपने देखा लेबर कानून को बदल दिया गया है, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, गरीब मजदूर की कमर तोड़ने के लिए लेबर कानून में, तो ऐसे में विपक्ष का धर्म बन जाता है कि इस नीतियों के खिलाफ आप सरकार को चेतावनी दीजिए। और अगर सरकार देश के खिलाफ कुछ करती है तो धर्म बनता है, फर्ज बनता है विपक्ष का उस सरकार के सामने खड़े होकर उसका विरोध करे और बिना डरे। और आज उसी विरोध के चलते, क्या इसी बातों को, सवाल को उठाने, उनकी जिम्मेदारी को, प्रधानमंत्री केयर फंड में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको पूछने पर श्रीमती सोनिया गांधी जी पर एफआईआर होती है। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार का दोषी है, पोक्सो में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बेटी के बलात्कार में फांसी का प्रावधान है, उनकी बेल हो जाती है दोषी करार देने के बाद। अलका लांबा उसमें प्रश्न करती है। तो अभी आपसे बात करते हुए पता लगा है, नवभारत टाइम के लखनऊ के संपादक ने ट्वीट किया है, मुझ पे एफआईआर हो गई और मुझे कभी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि मैंने बलात्कार के आरोपी को बेल के ऊपर प्रश्न उठा दिए हैं। मैंने बहन मायावती जी को ये पूछा है कि सत्ता किसकी थी उत्तर प्रदेश में अब तक 30 सालों तक, ये किसकी सरकार है। इसलिए तो आप समझ रहे हैं, आप विपक्ष को डराएंगे, आप विपक्ष को धमकाएंगे, आप विपक्ष पे दबाव बनाकर एफआईआर करके उन्हें जेल भेजेंगे, पर मुझे लगता है यही हमारी टेस्टिंग है कि हम इस पे कितना खरा उतरकर इस विपदा के समय पर दिखा सकते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर आ जाए। ये देश की कांग्रेस है जो बिल्कुल गरीब, मजदूर, दलित, बेरोजगार के साथ खड़ी है,
और उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उसकी कोई भी कीमत हमें क्यों ना चुकानी पड़े। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जब FIR हो रही है या दबाव बनाया जा रहा है, उसके बीच में डर लाया जाता है। हमारे जैसे लोग नहीं डरते हैं, अलका लांबा नहीं डरती है बिल्कुल, ना सोनिया गांधी जी डरती हैं जेल जाने से, और जैसे FIR की बात की गई, या हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, या दिल्ली दंगों में जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया के छात्रों को झूठे केसों में जेल भेजा जा रहा है, उनका कैरियर, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो नहीं डरते। पर मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता को जरूर कहना चाहूंगी, बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि आप गरीब, मजदूर, दलित के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्हें दिलवाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें और आपको किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हिम्मत आपको हमें दिखानी होगी। ये हमारा भी टेस्टिंग का टाइम है, और मुझे लगता है अगर ये टेस्ट पास करेंगे तो देश पास होगा, देश पास होगा, ये याद रखिएगा। बस मैं ये लास्ट कहना चाहूंगी। एक तरफ ममता दीदी का स्वैग और दूसरी तरफ अलका लांबा का स्वैग। बिल्कुल अलका लांबा जी, हम सब आपके साथ हैं, और डरने की क्या बात है, देश हमारा है, और अगर कोई हमारी आवाज को दबाता है, मैं ये पहले भी कई बार मुझे जब धमकी मिली है मैंने कहा है, कर दो ना FIR, टीचर हूँ, जाके अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, तुम्हारा स्किल इंडिया पढ़ाऊंगी, मगर डरूंगी नहीं। इसलिए ये बात पक्की है कि जो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह आपको भी खबर मिली है इस पूरे डिस्कशन के दौरान, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश की अधिकांश जनता आपके साथ है। क्यों है अधिकांश जनता? क्योंकि अधिकांश जनता ने इस सरकार को नहीं चुना है। किस प्रतिशत ने चुना है हम ये भूल जाते हैं। इसलिए हम सब आपके साथ हैं, और आपका आज हमारे साथ जुड़ना, इस प्रकार से मुस्कुराना, मेरे बाकी को पैनलिस्ट कहेंगे, आई एम श्योर कुछ कहेंगे, दो शब्द कहिए बस। सूर्यकांत धस्माना जी और काजमी जी क्या कहना चाहेंगे अलका लांबा जी को, इनके ऊपर FIR हुई? अलका जी, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। मैंने आपको बताया 28 दिन में पहला क्वारंटीन हुआ, और हमारे प्रदेश में भी ये खेल चलते रहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जो हमारे प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, सोनिया जी के खिलाफ भी मुकदमा हुआ। ये करते रहेंगे, ये इनका चरित्र है। लेकिन ये सारे मुकदमे, ये सारी बातें, जब पूरे देश के अंदर जो आज सड़कों पे मजबूर और मजदूर जो घूम रहा है, पूरे देश के अंदर लोग पूरा ये देख रहे हैं, कितना भी एक कहावत में लास्ट कहकर के बात अपनी समाप्त करूंगा कि आप सब लोगों को एक बार झूठ बोल करके मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को आप हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। समय आ गया है, देश की जनता उठेगी, खड़ी होगी, और आपके इस अन्याय, अत्याचार और शोषण के राज को खत्म करेगी। ये मैं निश्चित कह दूं। कोरोना बन के आया, कोरोना कृष्ण बन के आया। देखिए, हमें लग रहा है कि कोरोना कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोरोना इस समय जो है वो कृष्ण बन करके आया है। अत्याचार का नाश का जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। अलका लांबा के साथ हम हैं। जिस दिन आप जाएंगी जेल, आप देखेंगे देहरादून में मैं उसके खिलाफ अनशन पे बैठूंगा, यहाँ पर हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद जी काजमी जी। अलका, आप कोरोना वॉरियर तो थी, अब आप डेमोक्रेसी वॉरियर भी बन गई हैं। कीप इट अप। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये देश की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के को बचाने की लड़ाई है, ये दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है। तो साथियों, आइए मिलकर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने आत्मसम्मान का इस्तेमाल करें। ये ना देखें कि किसका आत्मसम्मान है, इस आत्मसम्मान से हमारा आत्मसम्मान बनता नहीं। मेरे दोस्तों, नहीं मेरे साथियों, हम सब भारतीय हैं और हम सब का अपना आत्मसम्मान है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, ईद मुबारक।